गुड मॉर्निंग एवरीवन। इग्नो नोट्स फॉर यू में आपका हार्दिक स्वागत। अभी तक हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हम BHDC 101 की यूनिट नंबर 11 पढ़ेंगे। इस यूनिट का नाम है रीतिकालीन काव्य के प्रेरणा स्रोत और परिस्थितियां। सबसे पहले है उद्देश्य। उद्देश्य में हम देखते हैं कि रीतिकाल हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल के बाद वह महत्वपूर्ण काल है जिसमें काव्य की विविध प्रवृत्तियां और विशेषताएं एक साथ देखने को मिलती हैं। काल की दृष्टि से हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य काल की इस काव्य धारा के लगभग 200 वर्षों में लिखे गए काव्य तथा युगीन कवि एवं आचार्यों के लिए पृष्ठभूमि का काम करने वाली विविध स्थितियां और परिस्थितियां के साथ साथ रीतिकालीन काव्य के प्रेरणा स्रोत का विश्लेषण इस इकाई में किया गया है। इस इकाई के अध्ययन से आप रीतिकाल के अर्थ एवं स्वरूप को स्पष्ट कर सकेंगे। रीतिकाल के अर्थ और स्वरूप को देखेंगे। फिर आगे क्या है, रीतिकाल के काल सीमा तथा उसके नामकरण का विवेचन कर सकेंगे। रीतिकालीन उपलब्ध सामग्री में मूल स्रोतों की चर्चा करते हुए समस्त सामग्री का वर्गीकरण कर सकेंगे। रीतिकाल की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों का विवेचन कर सकेंगे। रीतिकालीन साहित्य की पृष्ठभूमि तैयार करने वाली सांस्कृतिक तथा आर्थिक परिस्थितियों को समझा सकेंगे। अब आ गया था प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखते हैं क्या है। हिंदी साहित्य का उत्तर मध्य काल ही रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। उत्तर मध्य काल को क्या रीतिकाल के नाम से जाना जाता है। भक्ति काल के बाद का यह युग अपेक्षाकृत शांत था। मुगल साम्राज्य की जड़ें जमने के बाद एक व्यवस्थित दरबारी संस्कृति का उदय हुआ जिसमें कविता चुनने के लिए कवियों को आमंत्रित किया जाता था। मुगल दरबार की देखा देखी अन्य छोटे मोटे राजाओं ने भी दरबार सजाने और कवियों को उनमें आमंत्रित करने की प्रथा निर्वाह की। बाद में मुगल शासक की शक्तिहीनता, बाहरी आक्रमणों, प्रादेशिक शासकों के पारस्परिक युद्धों, मराठों और सिखों के आक्रमणों एवं कंपनी शासन की राज्य विस्तार की महत्वाकांक्षा के कारण इस युग में अशांति और अव्यवस्था का वातावरण बना। फिर भी दरबार और दरबारी संस्कृति कायम रही। हिंदी साहित्य का यह कालखंड बहुत अपेक्षों आरोपों का युग रहा है। श्रृंगार प्रधान काव्य तथा नायक नायिका भेद, नक्षिक वर्णन एवं विविध किरणाओं का रसमयी शैली में विवेचन इस युग में किया गया है। इस युग का अधिकांश काव्य किन किन परिस्थितियों से चलित और प्रेरित होता रहा, इनकी समीक्षा करना भी हमारा लक्ष्य है। रीतिकालीन साहित्य में भक्ति जैसे प्रमुख प्रवृत्तियों का स्थान श्रृंगार ले लेता है और वह श्रृंगारिक वर्णन पर अनेक आरोप अपेक्ष लगाकर उसे अश्लील या घोर श्रृंगारी भी कहा जाता है। रीतिकाल में केवल श्रृंगारी काव्य का ही सर्जन नहीं हुआ, श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य प्रवृत्तियों भी इस युग के काव्य में देखने को मिलती हैं। अब क्या है, रीतिकाव्य और रीतिकाल की परिभाषा, नामकरण और सीमा निर्धारण पढ़ते हैं। भारत की साहित्य चिंतन परंपरा में रीति एक पहले से चली आती अवधारणा है। रीति पर केंद्रित एक संप्रदाय भी हुआ जिसने पद संगठना को रीतिकाग और उसे साहित्य के लिए अंग संस्थान का सम्मान माना। यह रीति का परिभाषिक अर्थ है। संस्कृत के कोशों में रीति शब्द शुष्क पदावली, लेखन पद्धति, शैली के अर्थों में मान्य है। डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों में जिस काव्य में वस्तु की अपेक्षा रीति अथवा आकार की, आत्मा में उत्कृष्ट की अपेक्षा शरीर के अलंकरण की प्रधानता मिलती है वह रीति काव्य है। क्या शरीर के अलंकरण की प्रधानता मिलती है वही रीति काव्य है। किसने बोला है? डॉक्टर नगेंद्र ने अपने शब्दों में लिखा है। आगे बोलता है, इस काव्य की रचना प्राय रीति ग्रंथों में हुई, लेकिन अपवाद भी हैं इसमें कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति को एक दृष्टिकोण माना है। अब शुक्ल जी का क्या मत है? वो माना है कि दृष्टिकोण है, लक्षण ग्रंथ न रचने वाले कवि अपने हैं। रीतिबद्ध दृष्टिकोण के कारण रीति कवि ही माना जाएगा। उत्तर मध्य का लगभग सन 1643 से 1843 ईस्वी के नामकरण को लेकर हिंदी साहित्य के इतिहासकारों में काफी मतभेद रहा। इतिहास के कालखंड का नामकरण उस युग के केंद्रित प्रवृत्ति के आधार पर करने का प्रयास किया जाता है। विषय वस्तु की दृष्टि से रीतिकाल में वीर, श्रृंगार और नीति की रचनाएं हुई हैं। इनमें भी श्रृंगार ही प्रमुख है। विशेष बात रीति ग्रंथों की रचना थी जिनके द्वारा आचार्यत्व की प्रतिष्ठा हुई। सबसे पहले मिश्र बंधु ने संवेदना के स्थान पर लेखन पद्धति पर ध्यान केंद्रित करते हुए इसे अलंकृत काल भी कहा गया है। इस काल की कविता में अलंकरण के प्रति रुझान था अवश्य, किंतु यह एक आधार नामकरण के लिए पर्याप्त नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल भी कहा है, किंतु विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इसे श्रृंगार काल के नाम से परिभाषित करना चाहा है।
विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को क्या नाम दिया? श्रृंगार काल नाम दिया है। काव्य की प्रमुख संवेदना परिमाण की दृष्टि से निश्चय ही श्रृंगार की थी, किंतु युगांतर के निर्णायक प्रवृत्ति के रूप में वीर और नीति कुछ कम महत्वपूर्ण नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र ने अपना मत रीतिकाल के पक्ष में देकर इस नामकरण को स्थिर कर दिया। इस नाम को उन्होंने अधिक वैज्ञानिक और तर्कसंगत बनाया है। इस नाम के पक्ष में कहा जाता है कि एक, इसमें रीति ग्रंथ ही अधिकांशतः लिखे गए हैं। 2, श्रृंगार की कविता भी वस्तुतः श्रृंगारस के लक्षण के साथ उदाहरण स्वरूप ही अधिकतर रची गई हैं। 3, जिन कवियों ने रीति ग्रंथ नहीं रचा वे दृष्टिकोण से उसके अनुगामी थे, अतः रीतिसिद्ध कहे जा सकते हैं। उसे क्या कहा जा सकता है? रीतिसिद्ध भी कहा जा सकता है। अब है रीतिकालीन परिस्थितियां। रीतिकाल में परिस्थितियां कैसी थी वो हम देखते हैं। हर समाज की संस्कृति का निर्माण और विकास युग के वातावरण से प्रभावित होता है। भाषा, साहित्य, ललित कलाएं इत्यादि संस्कृति के अंग हैं। वातावरण के निर्माण में तत्कालीन राजनीतिक, अर्थव्यवस्था और सामाजिक गठन के निर्णायक भूमिका होती है। इसलिए किसी युग के साहित्य का अध्ययन करने के लिए जरूरी है कि हम उस युग के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक उतार चढ़ाव तथा अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों से परिचित हो। रीति साहित्य का अध्ययन करने के लिए यह जानकारी और भी अधिक जरूरी है, क्योंकि इस साहित्य के निर्माण का दीर्घ अवधि में देश की राजनीतिक में परिवर्तन का तूफान उठा है। इस तूफान से जीवन का कोई भी पक्ष अछूता नहीं बचता है। बदलती राजनीतिक ने शासन वर्ग के चरित्र को भी बदल दिया है। साहित्य और ललित कलाएं इसी वर्ग की अभिरुचि से नियमित होने के कारण इस विशिष्ट सांचे में ढल गई हैं। अब है क्या? राजनीतिक परिस्थितियां। अब इसकी राजनीतिक परिस्थितियां क्या रही हैं? रीति साहित्य के रचना काल में मुगल साम्राज्य पतन की ओर जा रहा था। औरंगजेब ने दक्षिणी सल्तनतों को मुगल साम्राज्य का अंग बना दिया था। का मराठों के साथ भी संघर्ष आरंभ किया, लेकिन उनको कुचलने में असफल रहा। परवर्ती मुगल शासकों मराठों के साथ संघर्ष की चपेट से बच नहीं सके। स्थिति यहाँ तक पहुंच गई थी कि शाह आलम द्वितीय महादजी सिंधिया को अपना वकीले मुतालिक मतलब संरक्षक मानने के लिए विवश हुआ। औरंगजेब की नीतियों के कारण उत्तर भारत विद्रोह की आग में झुलसने लगा। जाट, सिख और राजपूत आदि मुगल सत्ता को खुली चुनौती देने लगे। 18वीं शताब्दी तक यही सिलसिला चलता रहा। गद्दी के लिए शाहजादों के आपसी कलह ने विद्रोह की आग में भी घी का काम किया। औरंगजेब के समय से ही ग्रह कलह मुगल राजनीति का एक स्थायी अंग बन गई। इस ग्रह कलह के कारण गुटों में बंटे हुए मनसबदारों की ताकत बहुत बढ़ गई थी और उनकी ताकत के सामने बादशाह की हैसियत महज एक कठपुतली की रह गई थी। मनसबदारों की गुट स्पर्धा के कारण 40 साल की अवधि में 6 बादशाहों ने मुगल गद्दी की शोभा बढ़ाई। इसमें अहमद शाह सन 1719 से 1748 के अलावा कोई भी 5 वर्ष से अधिक गद्दी पर नहीं रह सका। बादशाहों की इस उठापटक के 2 घातक परिणाम हुए। इन शासक के संचालन में बादशाह की ही नहीं केंद्र की भी कोई नियंत्रण नहीं रह गया। सन 1739 में नादिर शाह के हमले ने इनकी नींव पर जो दरार डाली वह कभी नहीं भर सकी। इस हमले में दूर दूरस्थित हुए मुगल मर्यादा ने क्षेत्रीय शक्तियों के हौसले बढ़ा दिए। बची कुची कसर सन 1761 में अहमद शाह अब्दावली के हमले ने पूरी कर दी थी। 2 राज की बागडोर दूसरों के हाथ में चली जाने के बाद बादशाह के पास विलासिता का सागर में गोते लगाने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया। राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी दृष्टियों में 18वीं सदी उन्हें केवल अंधकार युग प्रतीत हुआ। लेकिन 18वीं सदी को मुगल साम्राज्य से भिन्न उनके अपने तथ्यों को आलोक में देखने वाले इतिहासकारों ने निष्कर्ष कुछ भिन्न है। मुगल साम्राज्य का विघटन तो हुआ, लेकिन उनके द्वारा निर्मित सभी प्रशासकीय परंपराएं एकाएक लुप्त नहीं हो गई। अवध, हैदराबाद और मुर्शिदाबाद, रामपुर आदि की रियासतें मुगल प्रशासकीय परंपरा पर ही टिकी थी। 18वीं शताब्दी में दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, सामंती तत्व प्रबल हो उठे। जमींदारों के सहयोग के बिना शासक चलाना मध्य युग में किसी भी शासक के लिए संभव नहीं था। जमींदार ग्रामीण समाज का अगुवा होता था। गांव पर जाति, कबीले अथवा खाप का कब्जा होता था। अक्सर वहां का जमींदार भी उसी जाति, कबीले अथवा खाप का सदस्य होता था।
इसलिए किसानों के साथ उनका घनिष्ठ संबंध हो गया था और शासक के विरुद्ध विद्रोह में इसे किसानों का सहयोग आसानी से मिल जाता था। शासक ताकत के बुत्ते पर ही इन जमींदारों का सहयोग पा सका। केंद्रीय मुगल सत्ता में दुर्बलता का चिन्ह उभरते ही जमींदार अपने को स्वतंत्र राजा घोषित करने लगे। इनके असहयोग के कारण मुगल सत्ता प्रतिदिन जर्जर होती चली गई, क्योंकि उनकी लगान में जो धन जमींदारों के माध्यम से सरकारी खजानों तक पहुंचता था उनका जाना बंद हो गया। मनसबदारों की आय और सैनिक ताकत भी जमींदारों के विद्रोह का असर पड़ा। औरंगजेब की मृत्यु के बाद 2 दशकों के भीतर ही जागीरदार भी जागीरदार की राह पर चल निकले और जागीरों को अपनी निजी संपत्ति बनाकर नवाबी का सेहरा अपने सिर पर रख लिया। जहां एक और क्षेत्रीय ताकत अपने पैर पसार रही थी और सामंती ताकतें प्रबल हो रही थी और नई रियासतें खड़ी हो रही थी, और वहीं दूसरी ओर ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1757 में प्लासी युद्ध के बाद बंगाल सूबे के संसाधनों को आधार बनाकर औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त कर रही थी। मुगल साम्राज्य का पतन भी अपने आप में कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं कही जा सकती, लेकिन भारतीय इतिहास के अगले अध्याय के कारण मुगल साम्राज्य का पतन दुर्भाग्यपूर्ण बन गई। इसके स्थान पर जो अगला साम्राज्य आया उसने सारे भारत को दास्तान बेड़िया में जकड़ दिया। मुगल साम्राज्य के स्थान ब्रिटिश साम्राज्य ने ले लिया और क्षेत्रीय ताकतें उसका मुकाबला नहीं कर। अब है आर्थिक व्यवस्था। इनकी आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? संस्कृति की दशा और दिशा तय करने के उन दबावों की भूमिका निर्णायक है। उनका स्रोत आर्थिक होता है। इसी वजह से नादिर शाह के आक्रमण के बाद दिल्ली के सांस्कृतिक संसार काफी हद तक उजड़ गया था। दिल्ली के शहर लखनऊ, हैदराबाद इत्यादि की ओर रवाना हुए और चित्रकारों कलावंतों ने हिंदू नरेशों के पास आश्रय लिया। विदेशी आक्रमणों और देशी विद्रोह ने मुगल साम्राज्य को इस तरह से जर्जर कर दिया था। मुगल साम्राज्य की आर्थिक जर्जरता से दिल्ली भले ही वैभवहीन हुई और मुगल दरबार की भव्यता लुप्त हो गई, लेकिन भारत की आर्थिक व्यवस्था 18वीं शताब्दी के अंत तक प्राणवाहन बनी रही। मराठा साम्राज्य और नई रियासतों की स्थापना से समृद्धि के नए केंद्र स्थापित हो गए। बक्सर के युद्ध तक बाहर से सोना और चांदी भारत आ रहा था। यहाँ से कपड़े, नील, मसाले, चीनी आदि का निर्यात हो रहा था। कृषि के व्यापारीकरण ने जमींदारों को, विशेषकर अवध और पूर्वी क्षेत्र के जमींदारों को समृद्ध बना दिया। आर्थिक रूप से दिल्ली के लोगों को जो स्थिति थी वह पटना, पुणे और लखनऊ, हैदराबाद या केरल के लोगों की नहीं थी। इन क्षेत्रों में शांति और व्यवस्था के कारण व्यापार, उद्योग और कृषि को प्रोत्साहन मिला। इस सुखद आर्थिक स्थिति को 18वीं सदी के अंतिम दशक तक आते आते कड़े झटके लगने लगे। वेलेंजली ने सायक संधि के माध्यम से इन सभी भारतीय नरेशों और नवाबों पर अपना शिकंजा कस लिया, जो एक दूसरे से बचने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी के शरण में चले गए थे। भारतीय अर्थव्यवस्था का संचालन तब विदेशियों के हाथ में चला गया और उसे साम्राज्यवादी शोषण का आरंभ हुआ, जो सन 1947 तक चलता रहा। अब आता है सामाजिक व्यवस्था। हिंदू समाज की वर्ण व्यवस्था सदियों पहले पेशेवर जातियों की व्यवस्था में बदल गई थी। रीतिकालीन समाज में सामंतशाही प्रबल होने की वजह से इसमें और भी कट्टरता आ गई। सामंतों की राजकीय वैभव का भार किसानों को वहन करना पड़ रहा था। दलित जातियों का शोषण यथावत जारी था। मुस्लिम समुदाय में भी जातिगत तत्वों का समावेश हो गया था। कुलीनता पर उन मुसलमानों का दावा था जो विदेशी ब्राह्मण तथा क्षेत्रीय मूलक थे। आर्थिक दृष्टि से समाज 2 श्रेणियों में विभक्त हो गया था। एक है उत्पादक वर्ग, जिनमें मुख्य रूप से किसानों और कृषि से संबंधित व्यवसायों से जुड़ी जातियां, बढ़ई, लोहार, जुलाहा, दुनिया, कहार आदि थे। दूसरा है उपभोक्ता वर्ग, जिसमें मनसबदार, जागीरदार, राजा, सामंत, जमींदार और बड़े व्यापारी आदि शामिल थे। इन 2 वर्गों के बीच संबंध शोषक और शोषित था। ग्रामीण क्षेत्रों में बेगारी की प्रथा आम थी। अनेक पत्नियां और रक्षिताओं के होते हुए भी तवायफों की संगत इनके लिए गौरव की बात। विलासिता इनकी सामाजिक शक्ति को व्यस्त करने का माध्यम थी। अनेक सामाजिक प्रतिबंधों से घिरी स्त्री पुरुष के अधीन तथा स्वामी की आज्ञाओं पर चलने के लिए बाध्य थी। बाल विवाह की परंपरा सभी वर्गों में व्याप्त थी। राजपूत स्त्री के लिए पति के मरणोपरांत सती होना अनिवार्य था। पति के शव के साथ स्वयं को
चित्ता पर चढ़ जाना स्त्री के लिए सामाजिक गौरव का प्रतीक बना दिया था। आम जनता शिक्षा से वंचित थी। अंधविश्वास लोगों में व्यापक रूप से व्याप्त था। ज्योतिषी और झाड़ फूंक करने वाले चांदनी चौक की सड़कों पर डेरा डाले बैठे रहते थे। अब आ गया था धार्मिक व्यवस्था। भोग विलास के वातावरण ने धर्म के आदर्श आध्यात्म पक्ष की पृष्ठभूमि में ढकेल दिया। वैष्णव संप्रदायों के मठाधीश भौतिकवादी हो गए थे। मंदिर ऐश्वर्य और विलासिता के केंद्र बन गए थे। राम और कृष्ण का अतिशय श्रृंगार होने लगा था। बाल कृष्ण ही नहीं अपितु किशोर और युवा कृष्ण उपास्य बन गए थे। राधा कृष्ण प्रेमी युगल की तरह प्रतिष्ठित हो चुके थे। औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता से समस्त समाज का धार्मिक वातावरण दूषित नहीं हुआ। बादशाह और कुछ अमीर मुसलमान भी हिंदुओं की होली दिवाली जैसे उत्सवों में भाग लेते थे। निचले तबके हुए हिंदुओं के लिए पीरों का मजार पर माथा टेकना, मन्नत मांगना, चादर चढ़ाना, गड़ा ताबीज बांधना आम बात थी। भक्ति युग के ऐश्वर्य आराधना में लीन संतों और भक्तों का स्थान पीर, फकीर और साधुओं ने ले लिया था, जिन्होंने धर्म को आस्था की बजाय आडंबर में बदल दिया था। हिंदू तीर्थ स्थल पाखंडी पंडों में भरे थे और जो धर्म की आड़ में भोले तीर्थ यात्रियों को ठगते थे। ये रात में व्यभिचार और मदिरापान में लगते और सुबह उठकर स्नान ध्यान पूजा के बाद भक्तों को जप का उपदेश देते। अब आ गया सांस्कृतिक स्थिति। इनकी सांस्कृतिक स्थिति कैसी थी? मुगल साम्राज्य के विघटन से भाषा के स्तर पर एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ। देशज भाषाएं संस्कृत और फारसी को चुनौती देने लगी। जिन भाषाओं ने दरबार को ड्योढ़ी भी नहीं देखी थी, वे रीतिकाल के बीच दरबार में जा पहुंची। इसके दो कारण हैं। एक, संत एवं भक्त कवियों ने देशज भाषाओं को अपनी कविता से एक पुनीत आभा प्रदान कर उन्हें लोकप्रिय बना दिया था। दो, नए आश्रयदाता प्राय वे भी थे जो मुगल दरबार के संपर्क में नहीं आए थे। उनकी जड़ें स्थानीय संस्कृति थी। राजा की पदवी धारण करने वाले लोग अक्सर किसी बड़ी और पुरानी रियासत का मालिक नहीं, मुख्यतः हिंदू जमींदार वर्ग में आए हुए लोग थे। इनकी शिक्षा और ज्ञान का स्तर भी साधारण था, किंतु अपनी परंपरा से ये अपरिचित नहीं थे। संस्कृतज्ञ कवियों ने भी समय की गति को पहचाना, आश्रयदाता की सीमा को समझा और अपनी सर्जनता के लिए जन भाषा के परिष्कृत रूप को अपनाया। दरबारों में अब अकेले संस्कृत का ही वर्चस्व नहीं था और संस्कृत के पंडित और कवि तथा जन भाषा के कवि एक ही दरबार में एक साथ एक दूसरे से टकराते हुए मौजूद हुआ करते थे। संगीत, साहित्य और ललित कलाओं पर मुगल साम्राज्य के विघटन का कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा। साधारण वर्ग में जन्मे कवि आश्रयदाताओं से सम्मानित होकर प्रतिष्ठित वर्ग में पहुंच जाते हैं। सम्मान और पुरस्कार ही उनके लिए सफलता की कसौटी थी। सृजनात्मक स्वतंत्रता का कोई साधन संभवतः उनके पास नहीं था। उनके काव्य का स्वरूप उनके आश्रयदाताओं में रुचि का निर्धारण हुआ, क्योंकि उनके समक्ष वही साक्षात उपस्थित श्रोता समाज था जिसके साथ उन्हें संप्रेषण करना था। अपने आश्रयदाता वर्ग में मनोरंजन के लिए इस वर्ग के छोटे बड़े लगभग सभी कवियों के कामसूत्र में वर्णित नायक नायिका भेद के अनुसार पात्र चुनकर उससे क्रियाकलापों को कविता का बाना पहनाया। श्रृंगारिक रचनाएं इसी मनोवर्ती का परिमाण है। हिंदी साहित्य के साथ साथ उर्दू विषय में भी जानना इस समय की सांस्कृतिक दृश्य को समझने का प्रासंगिक है, क्योंकि दोनों का भौगोलिक क्षेत्र एक ही था। उत्तर भारत का उर्दू साहित्य भी विलासिता के कारण से गहराई से प्रभावित हुआ। साम्राज्य के विघटन से फारसी पुरानी प्रतिष्ठा खो बैठी थी। फारसी के जानकारों और पढ़ने पढ़ाने वालों की संख्या बड़े पैमाने में घटी, इसलिए शायरों को मजबूरन अपनी जीविका चलाने के लिए जन भाषा उर्दू को ही अपनाना पड़ा। उर्दू अपनाने की इस मजबूरी को प्रसिद्ध शायर मीर तर्की मीर ने दर्द के साथ अपनी आत्मकथा में व्यक्त किया। राजभाषा फारसी के स्थान पर उन्होंने पहले हिंदी को अपनाया, फिर उर्दू को, जो वास्तव में हिंदी में अरबी फारसी शब्दों का बहुतायत से उर्दू में बदल गई थी। दिल्ली के बड़े शायर जैसे आरजू मिर्जा, जानजाना, सौदा दरबार की निकटता के कारण सम्माननीय बने रहने के लिए अपनी शायरी उर्दू के अलावा फारसी में भी रच रहे थे। आर्थिक रूप से खोखली दिल्ली के शायरों की प्रतिभा को पोषित करने की सामर्थ्य नहीं थी, अतः दिल्ली के शायर आश्रयदाताओं की खोज में फर्रुखाबाद, डांडा,
अजीमाबाद जो पटना में है, अवध एवं हैदराबाद की ओर गए। अवध के नवाबी दरबारों में दिल्ली के शायरों का खुलकर स्वागत किया। अब आ गया था ललित कलाएं। इनकी कौन कौन सी कलाएं थी? मुगल चित्रकला शाहजहां के राजकाल में ही क्षय की ओर जाने लगी थी। औरंगजेब की नीतियों ने उसे पूरी तरह से निष्प्राण कर दिया। मुगल दरबार के चित्रकारों को भी नए आश्रयदाताओं की तलाश हुई। राजस्थान तथा पहाड़ी क्षेत्र की रियासतों में हिंदू नरेशों के संरक्षण में चित्रांकन की नई शैलियां विकसित हो रही थी। यह मुगल शैली से प्रभावित तो थी, लेकिन अपने ढंग से मौलिक और भी भिन्न भी थी। बड़े बड़े रजवाड़ों की देखा देखी छोटे छोटे रजवाड़े, सामंत, जागीरदार आदि भी कलाकारों के संरक्षण देने के लिए उत्सुक थे। कलाकारों को संरक्षण देना सुरुचित संपदा का प्रमाण, अपनी महिमा का प्रदर्शन और सामाजिक प्रतिष्ठा का कारण था। कांगड़ा, गुलेर, बसोली, किशनगढ़, बूंदी आदि रियासतों के संरक्षण में इन्हीं नामों का चित्रांकन शैली का विकास हुआ, जिन्होंने मुगल प्रभाव को अपनी मौलिकता के मिश्रण के साथ ग्रहण किया। कला एवं साहित्य को अपनी हिंदू परंपरा में जोड़कर इन्होंने मौलिकता अर्जित की। भारत में प्राचीन काल से ही धर्म और चित्रकला की चोली दामन का साथ रहा है। अजंता, एलोरा आदि के भित्ति चित्र इनके साक्ष्य हैं। रीतिकाल में इनके आपसी संबंध बदल गए। अब चित्रकला धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति नहीं बल्कि ऐहिकता का अंकन थी। यद्यपि चित्रित पात्र राधा और कृष्ण ही थे। इनका सर्वप्रिय आराध्य ग्रंथ भगवत पुराण रहा है। इस काल में चित्रकला और साहित्य का एक दूसरे के साथ अत्यंत घनिष्ठ से जुड़े हुए थे। कहा जा सकता है कि फिर कि साहित्य चित्रकला पर हावी होता था। रीतिकाल जिन भावनाओं को शब्दों के द्वारा व्यक्त कर रहा था, चित्रों में वही रेखाएं और रंगों के द्वारा अंकित किया जा सकता है। कांगड़ा के चित्रकारों ने अपने चित्रों का विषय बारहमासा और नायिका भेद को बनाया है। मालवा और राजस्थान में केशव काव्य के अलावा रागमाला और जयदेव ने गीत गोविंद को भी राधा कृष्ण के नाम से नायक नायिका का चित्रण का आधार बनाया। रागमाला संगीत का वर्गीकरण है। एक रागमाला में 5 पुरुष राग का 5 रागनियां होती हैं। रागमाला पर आधारित चित्रों में नायक नायिका के 36 चित्र बनाए जाते हैं। संगीत के इतिहास में 18वीं सदी के एक महत्वपूर्ण युग माना जाता है। इसे हिंदुस्तानी संगीत का स्वर्णकाल भी कहा जाता है। संगीत की इस समृद्ध विरासत को खड़ा करने का श्रेय मुगल बादशाह नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह सन 1719 से 1748 को है, जो अपनी विलासिता के कारण मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद शाह की मृत्यु के बाद संगीत को जीवित रखने और समृद्ध बनाने की जिम्मेदारी विदेशी रियासतों ने उठाई, जिसके फलस्वरूप संगीत के अनेक घराने का जन्म हुआ, जैसे पटियाला, ग्वालियर, कसूर आदि। ख्याल के अतिरिक्त टप्पा, ठुमरी, दादरा आदि उपशास्त्रीय किस्म की गायिका रसिक समाज में अत्यधिक लोकप्रिय हुई। अब है रीतिकाल के प्रेरणा स्रोत। रीतिकाल को विशेष कालखंड की तरह परिभाषित करने का अर्थ यही नहीं कि रीतिकाल इसी काल के सीमित कोई एक ऐसी विशिष्ट पद्धति थी जो इसके पहले अथवा बाद में शेष नहीं रही। इतिहास के प्रवाह को इस तरह निश्चित सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। प्रवृत्तियों पहले भी मौजूद होती और बाद में भी शेष रह करती। इनके आधार पर इस युग का नामकरण केवल उनके प्रमुख और केंद्रीय हो उठने का सूचक है। रीति साहित्य वास्तव में अतीत में विकसित अनेक परंपराओं का संगम था और संगम होने के कारण वह इन स्रोत परंपरा से भिन्न और मौलिक हो गया था। वैसे ही जैसे अलग अलग दाल चावल मिलाने पर एक तीसरे खिचड़ी नामक पदार्थ का रूप धारण कर लेते हैं। अब है संस्कृत की शास्त्रीय और साहित्य परंपरा। रीति काव्य की शास्त्रीय परंपरा का सीधा संबंध संस्कृत काव्य शास्त्र के साथ है। यहाँ संस्कृत काव्य शास्त्र का सूक्ष्म व गहन विश्लेषण एवं काव्य दर्शन तो अनुपस्थित है, पर भेद निरूपण की प्रवृत्ति प्रबल हो चुकी है। रस, अलंकार आदि अवधारणा मूलतः वहीं से आई है। इसके अतिरिक्त श्रृंगार की रचना सामग्री का काफी कुछ अंश वात्स्यायन के कामसूत्र से लिया गया है। रीति काव्य की श्रृंगारिक परंपरा में संस्कृत काव्य का प्रभाव भी महत्वपूर्ण रहा है। अमरुख रचित अमरुख शतक और गोवर्धनाचार्य कृत आर्य सप्तशती के नाम पर इसमें विशेष रूप से उल्लेखनीय है। श्रृंगारिक साज सज्जा और भाव व्यंजना के अनूठे विधान ने इनकी रीति कवियों का प्रिय ग्रंथ बना दिया है। प्राकृत में रचित गाथा सप्तशती भी एक विशेष प्रेरणा स्रोत रही है। रीति काव्य की श्रृंगार परंपरा पर संस्कृत के स्रोत साहित्य का प्रभाव भी रहा।
देव स्तुति होने के बावजूद स्त्रोत साहित्य अपने अलंकरण काव्य सौंदर्य की यही काव्य समकक्ष और संवेदना के श्रृंगारिक हैं। नक्शिक वर्णन का अलंकारिक सौंदर्य इनकी एक प्रमुख प्रवृत्ति है, जिसका रीति कवियों ने उत्साह पूर्वक वर्णन किया है। भाग्य हिंदी का भक्ति साहित्य पहले से चली आती श्रृंगारिक काव्य धारा को भक्त कवियों ने खुले मन से अपना लिया था। उन्होंने उनकी दिशा को जड़ जगत से मोड़कर ईश्वरोन्मुख कर दिया था। भक्ति की सभी धाराएं में श्रृंगार का भाव मौजूद था। निर्गुण काव्य ने भी भगवत प्रीति के प्रसंग में श्रृंगार को अनन्य भाव की अभिव्यक्ति के लिए उपयोगी पाया। कबीर ने राम भरतार के लिए मंगलाचार गाया। सगुण भावधारा के कवियों के लिए श्रृंगार भक्ति के उच्चतम धरातल पर पहुंचाने वाली तन्मयता का नाम था। राम भक्ति के लिए मर्यादित भाव था और कृष्ण भक्ति के लिए उन्मुक्त और स्वच्छंद। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण की प्रेम लीलाओं को अपने काव्य का प्रधान विषय बनाया। उन्होंने रूप, गुण, शील, वय, प्रकृति और अवस्था भेद से कृष्ण के प्रेमियों और प्रेमिकाओं की अनेक श्रेणियां कल्पित कर डाली हैं। कृष्ण भी इनको रिझाने के लिए बिसातीन, मनिहारीन, जोगिन, तमोलीन, केवट अनेक रूप धारण करते हैं। सूरदास ने गोपियों की विरह को व्यक्त करने के लिए 12 मासा लिखा। भक्ति साहित्य के प्रेम तत्व रीतिकाल के श्रृंगार तत्व के लिए एक प्रमुख स्रोत साबित हुआ। अब है हिंदी काव्य शास्त्र का सूत्रपात। आचार्य केशवदास को हिंदी में काव्य शास्त्र की नींव डालने का श्रेय प्राप्त है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को इस पद का अधिकारी माना, किंतु उसका मत डॉक्टर नगेंद्र समेत हिंदी का बहुसंख्यक विद्वानों की स्वीकृति नहीं पा सका। देवदास आदि प्रवृत्ति रीति कवियों ने केशव को ही आचार्य के रूप में श्रद्धांजलि दी। केशव के बाद रीति ग्रंथों की रचना इस युग के एक परंपरा ही बन गई। इस परंपरा की पहली कड़ी की कृपा राम के हित तरंगिणी, नंददास की कृपा राम की क्या है हित तरंगिणी, नंददास की रसमंजरी, केशव की रसिक प्रिया और कवि प्रिया, सेनापति की क्या है काव्य कल्पद्रुम और सुंदरदास की सुंदर श्रृंगार के नाम लिया जा सकता है। रस रहस्य के रचयिता कुलपति मिश्र, शब्द रसायन के रचयिता देव, रसिक रसाल के रचयिता कुमारमणि, काव्य सरोज के रचयिता श्रीपति और काव्य निर्णय के रचयिता है भिखारी दास, काव्य विनोद के श्रृंगार मंजरी, अलंकार चिंतामणि और काव्य विलास के रचयिता प्रताप शाही आदि इस आचार्य परंपरा के कुछ अन्य महत्वपूर्ण नाम हैं। काव्य शास्त्रीय ग्रंथ भले ही संख्या बहुल है, किंतु मौलिक का एक भी नहीं है। आचार्य केशवदास ने भामह, उद्धट और दंडी के काव्य दसों का अनुगम किया। वास्तव में ये रीतिकालीन आचार्य कवि पहले थे। आचार्य बाद में, बल्कि कहा जा सकता है कि वास्तव में केवल कवि ही थे। आचार्य होने का दायित्व उन्होंने बेमन से ही निभाया। अब आ गया भक्ति का रीति में रूपांतरण। सूरदास का साहित्य लहरी और सूर सागर में नायक भेद के संयोग और वियोग वर्णनों का जो रूप दिखता है, उस पर शास्त्रीयता की छाप स्पष्ट है। काव्य कौशल के प्रति सहजता भी कृष्ण काव्य का भी अंग है। नंददास के विषय में और सब गड़िया नंद जड़िया जैसी उक्ति भक्ति काल में ही इस सूत्रपात का संकेत है। रहीम कृत बर्वे नायक भेद और श्रृंगार शोभा, तुलसी कृत बर्वे रामायण और नंदास की कृत तत्व के मूल में निश्चित रूप से कामशास्त्र की लौकिक प्रेरणा विद्यमान थी। कृष्ण भक्त कवियों ने कृष्ण राधा के रूप में नायक नायिका के रीति केले की विशद वर्णन किया है। नायिका भेद का उद्भावना इन्हीं ग्रंथों से हुई है। भक्ति काव्य में पहले से ही श्रृंगार की लौकिक भावना कविता में शामिल रहती आई थी। भक्ति काल ने इसके उदात्तीकरण में लौकिकता के क्षीण भले ही किया हो, लुप्त नहीं किया था, बल्कि कहना चाहिए कि कृष्ण काव्य ने गोपी लीलाओं से उसे छोड़ा बहुत उकसाया ही होगा। जैसे जैसे भक्ति काल के आरंभ उन्मेष का उत्साह शिथिल पड़ता गया, भक्त कवियों ने अनुकरण और पुनरावृत्ति बढ़ गई। भावना की तन्मयता और संप्रण की जगह वाचिक अभ्यास मात्र शेष रह गए। वैसे वैसे कविता में लौकिक श्रृंगार भावना तेजी से सिर उठाती महसूस होने लगी। 17वीं शताब्दी के बाद लगभग प्रत्येक कवि की कविता में राधा कृष्ण और गोपियों का नाम तो मौजूद है, लेकिन भावना मूलतः यही तापरक श्रृंगार की ही रह गई।
भक्तों की संख्या अभी नहीं घटी, भक्ति के का उत्साह भी संपूर्णता में वर्तमान रहा, लेकिन साहित्य की मूल प्रेरक शक्ति के रूप में भक्ति शिथिल पड़ने लगी। मथुरा भक्ति में भक्त कवियों ने जो धरातल रचा था, उसे उस पर खड़े होकर रीति युग के कवियों ने अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुसार उनका उत्फल मानवीकरण कर दिया। कृष्ण के प्रेयसी राधा नायक की नायिका बनकर अनेक भेदों को उपभेदों में बंट गई। अलौकिक प्रेम की इस मानवीकरण में इस युग के आश्रयदाताओं की भूमिका निर्णायक रही। अब है अन्य विविध काव्य धाराएं और उनका सामाजिक आधार। रीति निरूपण और उससे समृद्ध श्रृंगार करता आदि प्रवृत्तियां से इतर आश्रयदाताओं और दरबारों के दायरे के 12 खासे बड़े परिमाण के ऐसे काव्य की रचना भी हुई जो या तो श्रृंगारिक नहीं था, जिनके कुछ पौराणिक और लौकिक प्रबंध काव्य, कुछ नीति और कुछ भक्ति ज्ञान विषय उपदेश की कविता थी। अगर श्रृंगारिक था भी तो काम शास्त्रीय नायिका भेद के परे उत्कृष्ट भावानुभूति का काव्य था। इस कविता में प्रेम महात्म में विरह व्यर्थता की कथा और प्रिय की निष्करुणता का वर्णन सम्यक रूप से हुआ है। यह रीति मुक्त कोटि का काव्य है। वीरस की रचना अपनी एक अलग कोटि में आती है। अब क्या उत्कट प्रेमानुभूति। बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव और घनानंद जैसे कवियों की रचनाएं रीतिकालीन श्रृंगार की क्रीड़ा परक अनुभूति के दायरे में नहीं समाती। उनकी काव्य प्रेरणा स्वानुभूत विरह है, कोरा लक्षण प्रतिपादन नहीं। इनमें सामाजिक रूढ़ियों और जड़ मर्यादा के प्रति असहिष्णुता की भावना थी और उत्कट प्रेमावेग के प्रबल पर उनको चुनौती देने का साहस भी। यहाँ व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यथार्थ प्रेमानुभूति की अभिव्यक्ति हैं। इन कवियों में सर्वोच्च स्थान क्या घनानंद का है। अब आ गया भक्ति, ज्ञान, लोक ज्ञान और नीति काव्य। सभी रीति कवियों ने केवल आश्रयदाताओं के मनोरंजन में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री मान ली हो, ऐसा नहीं है। अनेक ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने अपनी कविता में लोक नीति का ज्ञान देकर आश्रयदाता के साथ साथ जन सामान्य के लिए भी गुरु की भूमिका निभाई है। वृद्ध कवि कृष्णगढ़ के राजा राजसिंह के गुरु तथा सर्वोच्च नीतिकार कवि थे। जाति, गांव, परिवार, राजदरबार आदि स्थानों पर व्यवहार की रीति नीति के बारे में उन्होंने सीधा सादी सरल भाषा में तथ्यपूर्ण ढंग से बताया है। गिरधर कवि राय की कुंडलियां नीति काव्य की लोकप्रिय और बृहत अंश हैं। इनमें जीवित की पाठशाला में अनुभव से प्राप्त ज्ञान और लोक व्यवहार की शिक्षा है। दीनदयाल गिरी भी नीति काव्य के सर्जक थे। घाघ और भंडारी ने कृषि और मौसम के विषय में लोक ज्ञान को संचित और समृद्ध करने वाला काव्य रचा। काव्यात्मक कौशल इसमें नहीं है। काव्य कौशल तो इस बात पर निर्भर करता है कि कवि किसको सुनने के लिए काव्य लिख रहा है और उस श्रोता समाज का रुचि क्या है। काव्य रुचि केवल पढ़े लिखे अभिजात वर्ग की बपोती नहीं, बल्कि इनके द्वारा हम शायद उस भारतीय जीवन की झलक भी पा सके। अब क्या है, दैनिक जीवन व्यवहार में ही कविता। मुख्य धारा से अलग अस्तित्व रखने वाले ऐसे कवि भी हुए जिन्होंने अपने कवि जीवन का आरंभ तो किसी दरबार से किया, किंतु विरक्त होकर निकल गई। कुछ स्वभाव से ही भक्त थे, अतः दरबार में रहते हुए भक्ति काल रचा या फिर स्वाभाविक विरक्ति के कारण दरबार का त्याग किया। इनमें कई तो ऐसे कवि हृदय आश्रयदाता भी थे जो स्वयं रचनाकार थे। कवि सुलभ संवेदनशीलता के कारण दरबारी जीवन उनके लिए एक हद के बाद सहनीय नहीं हुआ। इसमें दतिया के जमींदार पृथ्वी सिंह, जिनका कवि नाम रसनिधि था, रीवा के महाराज विश्वनाथ सिंह, कृष्णगढ़ के महाराज सावंत सिंह जो वृंदावन जाकर नागरीदास बन गए, ऐसोदर जिला फतेहपुर के शासक भगवंत राय सिंची और घनानंद नाम के लिए जा सकते हैं। ये सभी किसी न किसी प्रकार के मोह भंग के शिकार होकर भक्ति की ओर मुड़ गए। अब क्या वीरस के काव्य। वैसे तो दरबारी कविता में श्रृंगार के समान ही वीर को भी काव्य का विषय बनाया गया, परंतु इसका अधिकांश प्राय चाटुकारिता का सूचक प्रथा पालक ही कहा जा सकता है। अपवाद है कि भूषण लाल और सुदन, भूषण और लाल के काव्य नाटक शिवाजी और छत्रसाल है। सुदन के काव्य नायक सूरजमल जाट हैं, जिनका दूसरा नाम है सुजान सिंह। मुंगलुंग से सीधी
टक्कर लेकर इन नायकों ने भारतीय इतिहास में अपने लिए एक स्थान अर्जित किया। इनके काव्य में वह गर्व, संतोष और उल्लास है जो मुगल साम्राज्य के पतन में व्याप्त हुआ। यह संतोष उस तत्कालीन राजनीतिक चेतना का परिणति है जो औरंगजेब की असहिष्णुता नीतियों के परिणाम स्वरूप क्षोभ और असंतोष बनकर हिंदू समाज में व्याप्त हो गई। शिवाजी छत्रसाल और सूरजमल जाट की प्रशंसा में रचित इस काव्य के काव्यात्मक अतिशयोक्ति हो गई, किंतु ऐतिहासिकता यथातथ्य सुरक्षित है। हिंदी साहित्य में इसे इतिहास और साहित्य का प्रथम समन्वय कहा जा सकता है, क्योंकि इसके पहले आदिकाल में ऐतिहासिक नामों वाले नायक की वीर गाथाएं तो हैं, किंतु उनमें केवल नाम ही ऐतिहासिक है। इन तीनों की कविता में जो चुनौती ध्वनित होती है वह आगामी इतिहास का संकेत है। यह कविता बताती है कि मुगल साम्राज्य की शक्ति ढलान के उस बिंदु पर पहुंच चुकी जिसके बाद उसका साथ लोहा देने के लिए कई ताकतें खड़ी होने वाली थी। इसकी सफल शुरुआत शिवाजी ने कर दी थी। यह वीर काव्य स्वभाव से राजनीतिक और आने वाले परिवर्तनों का सूचक था। इसी तरह हमारी 11वीं यूनिट कंप्लीट हुई। थैंक यू।